हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनआईएसएम का जो म्यूचुअल फंड का जो एग्ज़ाम होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कोई भी बैंकर अगर है, चाहे वो किसी भी एचडीएफसी बैंक में हो, एक्सिस बैंक में हो, आईसीआईसी बैंक में हो, कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मणिपाल में या एमिटी में, या फिर नॉर्मल भी कोई एम्प्लॉय होते हैं, सबको ये दो एग्ज़ाम देना होता है, जो कि एनआईएसएम का एग्ज़ाम होता है। एक एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम, दूसरा एनआईएसएम का डिपॉजिटरी एग्ज़ाम। तो एनआईएसएम म्यूचुअल फंड का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप नहीं देखें तो आप उसको पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे उस वीडियो का भी, और एंड ऑफ द वीडियो भी वो वीडियो रहेगा। ठीक है, आज हम म्यूचुअल फंड में उस वीडियो के बाद क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब आगे। पूरे वीडियो को देखिए, बहुत यूजफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो अगर आप मेरा देख लिए तो आपको कोई म्यूचुअल फंड का बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद आप इजीली एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। और एग्ज़ाम में पास होना ही बस आपका मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बैंकर बनने जा रहे हैं। अगर बैंकर बनने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड भी आपको जानना ज़रूरी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम वो सारा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो यूजफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिनको कि म्यूचुअल फंड में डाउट है, जो भी म्यूचुअल फंड में एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में समझना चाहते हैं कुछ, तो उनको कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझेंगे कि बेसिकली म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, आखिर म्यूचुअल फंड हर आदमी आज के डेट में नाम सुना लगता है म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, तो अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन नहीं समझेंगे, रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे हिंदी में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है? अ पूल ऑफ मनी, मतलब इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर जब अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब कोई भी आदमी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, चाहे इंश्योरेंस में करे या किसी एफडी में करे, तो जो इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर से जो पैसा कलेक्ट करके, इन्वेस्टर से पैसा ले करके, और उसका कोई भी आदमी अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है। उस गोल को देखते हुए कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अगर इन्वेस्टर से पैसा ले करके उसके अकॉर्डिंग अगर पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग उसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, ऑनरशिप इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु हैव पुल्ड इन द फंड्स। ऑनरशिप्स जो होता है इन्वेस्टर के हाथ में होता है, वो खुद से फंड को टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, समझिए, मतलब कि अगर कोई आदमी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका पैसा कहीं ब्लॉक हो गया, उसका ऑनर कोई और हो गया। ठीक है, तो उस केस में भी उसका ऑनर वही इन्वेस्टर ही है, वो कभी भी अपने पैसे को वहाँ से निकाल सकता है। मैनेज्ड बाई अ टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। मैनेज जो किया जाता है आपका म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉपरली मैनेज्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। द पूल ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। पूल ऑफ फंड्स जो होता है वो आपके मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट में आपको पोर्टफोलियो को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब जो भी पूल ऑफ फंड्स है वो आपको एक एकदम मार्केट के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको एकदम वो पोर्टफोलियो तैयार करके दिया जाता है कि सपोज आप एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इस तरीके से वो पोर्टफोलियो मैनेज करता है कि जैसे आपका जो भी अमाउंट है उसका 70% चलो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, 2% उसमें कर देते हैं, 3% गोल्ड में कर देते हैं। तो मतलब प्रॉपर तरीके से सारे में क्रिएट करके एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है कि सब मिला के भी कहीं भी प्रॉफिट लॉस हुआ तो आपका मैनेज हो जाए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टर शेयर
डेनोमिनेटेड बाय द यूनिट्स। कोई भी इन्वेस्टर जैसे शेयर खरीदता है तो वो हमेशा यूनिट में होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसा नहीं कि 2.5 यूनिट्स में खरीद सकता है, तो यूनिट में ही वो काउंट होता है। वाट डैट हैव अ नेट एसेट्स वैल्यू विच चेंजेज एवरी डे। जब भी म्यूचुअल फंड हो तो हम लोग उस केस में क्या होता है, डेली NAV होता है जो कि पर डे चेंज होता है उसका, और NAV पे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं सब कुछ। द पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड एज पर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। पोर्टफोलियो जो क्रिएट होता है उसका कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ही पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स मेक मनी थ्रू कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो पैसा बना सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन से बना सकता है या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से बना सकता है। ठीक है, दोनों इसमें ऑप्शन होता है। देखिए ये बेसिक फंडा है, एक फिगर है, इस फिगर से समझिए कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ समझिए, ये है इन्वेस्टर। सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है, कौन लेता है, इन्वेस्टर से पैसा फंड मैनेजर लेता है। एरो का साइन देखिए इस साइड है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है फंड मैनेजर, पूल मनी करता है, मनी लेता है। फंड मैनेजर क्या करता है, उस पैसे को सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। सिक्योरिटीज़ क्या करती है, उसको जनरेट करके देता है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न्स क्या होता है, फिर पास ऑन कर देता है इन्वेस्टर के बीच, इन्वेस्टर को फिर वो रिटर्न पास आउट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है कि हम लोग को एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के द्वारा आपको कुछ कुछ बेसिक चीज़ समझना होगा। इसमें क्या है, हम लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, अफोर्डेबिलिटी होता है, लिक्विडिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, टैक्स एफिशिएंसी है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे, डीप में नहीं, थोड़ा हल्के में समझेंगे, फिर हम इसको डीप में फिर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ओवरऑल नॉलेज ले लीजिए, ताकि फिर इस वीडियो देखने के बाद अगर आप PDF पढ़ते भी हैं, PDF का बुक निकाल करके, या कहीं कोई टीचर आपको समझाते भी हैं, उस केस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली समझ सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपके फंड को, आपके पैसे को एक प्रोफेशनल मैनेज करेंगे। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा इंसान, एक फंड मैनेजर जो कि हमारे आपकी तरह NISM का म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम क्लियर कर चुका है, पूरा उसको नॉलेज है, जो कि दिन भर मार्केट रिसर्च ही करते रहता है, उसका काम ही है फंड को मैनेज करना। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल जो है वो मैनेज करेगा आपके फंड को। कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो एकदम कन्वीनियंस होता है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं मतलब, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। अफोर्डेबिलिटी होती है कि आप कम रेट में भी उसको ख़रीद सकते हैं, मतलब आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आप 1000 का भी SIP कर सकते हैं, 500 का भी SIP कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि म्यूचुअल फंड अफोर्डेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। लिक्विडिटी है कि आप इजीली कभी भी रिडीम कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो उसको रिडीम कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो है, जो भी मार्केट में आपका फंड ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, वो एकदम ट्रांसपेरेंसी है, आप इजीली उसको मोबाइल में, लैपटॉप में देख सकते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये इसका एडवांटेज है। टैक्स एफिशिएंसी, टैक्स से भी बचा जा सकता है इस केस में, म्यूचुअल फंड में। अब हम बात करते हैं कि NFO और IPO क्या होता है। बहुत बार आप सुने होंगे म्यूचुअल फंड में NFO में लगा दीजिए, नया उसका NFO आया है, IPO है। तो सबसे पहले ये समझिए कि NFO क्या होता है और IPO क्या होता है। ठीक है, तो IPO, NFO, ठीक है, व्हेन अ स्कीम इज फर्स्ट, देखिए NFO का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर, पहले इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। NFO का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। आपको नाम से क्या पता चलता है, न्यू का मतलब कोई नया, फंड का मतलब फंड, मतलब कोई अगर नया फंड का ऑफर करता है तो उसी को हम लोग NFO करते हैं। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। व्हेन अ स्कीम इज फर्स्ट मेड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ कॉल्ड अ न्यू फंड ऑफर। अगर कोई स्कीम सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होती है तो हम लोग उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं।
ठीक है। ड्यूरिंग द NFO इन्वेस्टर्स गेट द चांस ऑफ द बाइंग द यूनिट्स एट देयर फेस वैल्यू। जब तक कोई भी स्कीम अगर NFO में है, ठीक है, तो उस NFO के केस में इन्वेस्टर को ये मौका मिलता है कि वो यूनिट जो खरीद सकता है वो उसके फेस वैल्यू पे खरीद सकता है। ठीक है, क्या होता है फेस वैल्यू, ये सब चीज़ भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट को। पहले ये समझिए कि NFO का जो भी टाइम पीरियड होता है उस केस में क्या होता है, जब भी NFO रहता है, ड्यूरिंग NFO कि इन्वेस्टर्स को ये मौका मिलता है कि वो फेस वैल्यू से खरीद सकता है। ठीक है, पोस्ट NFO के बाद क्या होता है, व्हेन दे बाय इनटू अ स्कीम, जब वो स्कीम को खरीदता है, दे नीड टू पे अ प्राइस दैट इज लिंक टू इट्स NAV। NFO के ड्यूरिंग NFO अगर वो खरीदता है तो उसको उसके फेस वैल्यू पे वो खरीद सकता है, उसको मौका होता है। अगर NFO के बाद वो खरीदता है तो उस केस में उसको NAV से लिंक यानी नेट एसेट्स वैल्यू से लिंक उसको पैसा देना होता है। ठीक है, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड एज IPO। NFO तो समझ में आ गया। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, पब्लिक का मतलब पब्लिक के लिए, ऑफर का मतलब ऑफर। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी अपना शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए पहली बार अगर कोई भी कंपनी पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार कोई शेयर इशू करती है तो हम लोग उसको IPO कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए, ये बहुत अच्छा है, डिस्कस करने के दरमियान आप समझे होंगे कि लिक्विड फंड, डेप्ट फंड, बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, इंडेक्स में कीजिए, सेक्टरल फंड्स में कीजिए। ठीक है, तो इस एरो का मतलब समझिए कि लिक्विड फंड में रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा, आपको ही पता है। मोर रिस्क मोर गैन, नो रिस्क नो गैन। जितना ज़्यादा रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, बेनिफिट की उम्मीद है। नहीं, कम रिस्क लीजिएगा तो कम बेनिफिट होगा। तो लिक्विड फंड बहुत कम रिस्क है, कोई सीक्वेंस में है, उससे ज़्यादा डेप्ट फंड है, उससे ज़्यादा बैलेंस्ड है, इंडेक्स है, इक्विटी है, सेक्टरल फंड है। लोग सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि पूरा हम समझा चुके हैं आपको। अब एक एक चीज़ को, जैसे कि आप यहाँ पे अभी देखें ना, लिक्विड फंड, डेप्ट फंड, ये सब चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इस सीक्वेंस को समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है और रिटर्न किस में है, तो सेक्टरल फंड में। सबसे कम किस में है, तो लिक्विड फंड्स में। ये सब पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बाई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड बाई इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, मनी मार्केट फंड। ठीक है, इक्विटी फंड में भी 4 टाइप का होता है, डिविडेंड डाइवर्सिफाइड फंड होता है, टैक्स सेविंग फंड्स होता है, इंडेक्स फंड होता है, सेक्टरल फंड होता है। ओके, एंड अगर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल हम बात करते हैं तो क्लोज एंडेड फंड होता है, ओपन एंडेड होता है, इंटरवल होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, ओपन एंडेड फंड क्या होता है, ठीक है, इक्विटी फंड क्या होता है, टैक्स सेविंग फंड क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहले आप उस कस्टमर का एज को देख के या कैसे किस चीज़ को देख के हम उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज ए फंड मैनेजर, एज ए बैंकर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र हमको समझना होता है कि हम अपने इन्वेस्टर का जो पैसा किसी म्यूचुअल फंड में अगर लगाते हैं, ठीक है, तो वो म्यूचुअल फंड जो है कितना ग्रो करेगा, और वो जो रिस्क है क्या वो रिस्क ये कस्टमर ले सकते हैं, ये इन्वेस्टर ले सकते हैं, इनके इस एज में ये रिस्क लेना सही होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग कैसे रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं इन्वेस्टर का, तो आइडेंटिफाइंग द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द कस्टमर, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर का, तो क्वेश्चनैरियो सर्वेइंग एंड स्कोर बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग। जाहिर सी बात है, हम कुछ क्वेश्चन कस्टमर से करेंगे, ठीक है, कुछ सर्वे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर किस रिस्क के कैटेगरी में आता है, हाई रिस्क, मॉडरेट, हाई रिस्क, मॉडरेट, लो रिस्क। बेसिकली पांच टाइप का रिस्क क्लासिफिकेशन होता है। एक तो कस्टमर बहुत हाई रिस्क ले सकता है, एक होता है मॉडरेट हाई रिस्क, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेकिन हाई रिस्क ले सकता है। तीसरा मॉडरेट, मतलब मॉडरेट है, नहीं बहुत कम रिस्क है ना बहुत ज़्यादा रिस्क है, बीच में है। एक होता है मॉडरेट लो रिस्क, मतलब हाई नहीं है, मॉडरेट है लो,
ठीक है। एक होता है एकदम लो रिस्क। आप समझ रहे होंगे, आप खुद इतना समझदार हैं कि आप पांचों के बीच अंतर समझ सकते हैं। लो का मतलब बहुत कम रिस्क, स्पेशली इन द सीनियर सिटीजन केस। वो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर नहीं कर सकते हैं, वो एफडी में इन्वेस्ट करेंगे कि एफडी में हमको रिटर्न फिक्स मिलेगा। ठीक है। लेकिन ट्रांजिशंस फेज में जो होते हैं, जैसे जो यंग होते हैं, जैसे हम आप 20 से लेके 25 साल के बच्चे, यंग, क्योंकि इन लोगों के पास, हम लोगों के पास लाइबिलिटीज़ नहीं है, उतनी जिम्मेदारी नहीं है, उतना खर्च नहीं है, तो इस केस में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाई रिस्क कस्टमर्स जो होते हैं उसको हम लोग इक्विटी और सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने का सजेशन देंगे। जो लो रिस्क कस्टमर होते हैं उसको हम लोग मनी मार्केट और डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करने का ये करेंगे। मैक्सिमम एक्सपोजर इन रिस्की एसेट्स 100 इज। ठीक है। तो हाई रिस्क के अगर कस्टमर्स हैं उनको इक्विटी और सेक्टर फंड्स में हम लोग ये करेंगे। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनएवी क्या होता है और एयूएम क्या होता है। अभी हम कुछ देर पहले जब डिस्कस किए थे एनएफओ के बारे में, तो बताए थे कि ड्यूरिंग एनएफओ उनको फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलता है और एनएफओ के बाद उनको एनएवी के अकॉर्डिंग मिलता है। तो एनएवी नेट एसेट्स वैल्यू क्या होता है वो समझेंगे, फिर एयूएम क्या होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो हम समझेंगे। ठीक है। एनएवी क्या होता है कि नेट एसेट्स ऑफ अ स्कीम, किसी भी स्कीम का जो नेट एसेट्स होता है इज दैट फिगर which is arrived at after deducting all scheme liabilities from its assets। मतलब किसी भी स्कीम का जो एनएवी होता है वो उसके एसेट से डिडक्ट करके जो उसकी लाइबिलिटीज बचती है वही होता है। एनएवी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। समझिए, आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एनएवी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है मैथ के टाइप का, उसमें पूछा जाता है इसका एनएवी बताइए। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है कि एनएवी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। जितना नेट एसेट्स होता है उसका वैल्यू, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कितना आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे, तो हम लोग एनएवी निकाल सकते हैं। एनएवी इज एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। किसी भी फंड का अगर हम एनएवी निकालते हैं तो उससे पता चलता है वो फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। आज इस फंड का एनएवी इतना था, कल इस फंड का एनएवी इतना है। जाहिर सी बात है ना, एनएवी देख के ही हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब कि उससे उसका परफॉर्मेंस पता चलता है। और एयूएम क्या होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजमेंट के अंदर जो उसका टोटल एसेट्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जैसे कि एनएवी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर जितना भी एनएवी है, ठीक है, एनएवी वैल्यू जो भी है, और जितना नंबर ऑफ यूनिट्स उसके पास शेयर है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को हम जो मल्टीप्लाई करेंगे एनएवी से वही होगा एयूएम। एयूएम इज एन इंडिकेटर ऑफ द कस्टमर कॉन्फिडेंस ऑन द म्यूचुअल फंड। मतलब समझिए, सिंपल सा लॉजिक, अब एक लाइन में समझाएंगे, इसको समझिएगा। कोई भी फंड, ठीक है, सबसे पहले समझिए किसी भी फंड का एनएवी क्या होता है। एनएवी को ही देख करके हम एनएवी के प्राइस पे ही म्यूचुअल फंड हम परचेज करते हैं। तो वो समझ लीजिए कि किसी भी फंड का एनएवी से ही ना हम पता लगा पाएंगे कि वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। आज इसका एनएवी ज़्यादा है, कल इसका एनएवी कल था। तो एनएवी आपको ये चीज़ समझ में आ गया। एनएवी हम कैसे निकालते हैं किसी कंपनी का, तो आप समझ लीजिए, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं आप। क्योंकि एनएवी किसी भी कंपनी का जो एसेट्स होता है उससे जो उसके लाइबिलिटी को हम डिडक्ट कर देते हैं, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वही उसका एनएवी हुआ। ठीक है। अब एयूएम क्या होता है। एयूएम ये होता है कि किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी कंपनी का जो टोटल एसेट्स हुआ वही उसका एयूएम हुआ। मतलब एनएवी, कितना एनएवी है और कितना उसका नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। नंबर ऑफ़ यूनिट्स को एनएवी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। एनएवी समझ लीजिए, हिंदी में समझाते हैं। एनएवी का मतलब किसी भी, सोच लीजिए एनएवी हो गया किसी पेन का प्राइस और कितना पेन है आपके पास। अगर आप एक दुकानदार है पेन का, तो आप कितना, मतलब आपके पास कितना एसेट्स हो गया, कितना पैसा का कैपिटल आपके पास है, ठीक है, कितना एसेट्स है आपके पास। तो आपके पास जितना पेन है और जितना पेन, एक पेन का रुपया दाम है उसका कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज़ है एयूएम। कितना आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है, ठीक है, और कितना उसका एनएवी है, प्राइस है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही है एनएवी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ़ यूनिट्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। और
किसी भी दुकान है, पेन की दुकान है, अगर उसका टोटल एसेट्स पता चल गया तो इससे आपको पता चलता है ना कितना कस्टमर का कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। मतलब कोई दुकानदार उतना क्यों रखा हुआ है पेन, बिकता होगा तभी ना रखा हुआ है। वही चीज़ है, आपका जितना ज़्यादा AUM होगा किसी दुकान में, कि जितना ज़्यादा पेन का संख्या होगा, जितना ज़्यादा टोटल प्राइस उसका होगा, एसेट्स होगा, मतलब उससे पता चलता है कस्टमर का कितना कॉन्फिडेंस है। वही चीज़ है AUM के केस में। NABM कैसे निकालते हैं? AUM बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हम जितना पूरा बताए होंगे, पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज़ हम समझाए हैं और डिटेल में आगे समझाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरी दोनों पे हम वीडियो लाने वाले हैं। अभी तुरंत म्यूचुअल फंड पे वीडियो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके भी जो फ्रेंड्स होंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर भी कर लीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। बहुत